हेलो एवरीवन, माय नेम इज तबिश और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी एंड दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और हम लोग बेसिक से देखेंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस देखेंगे। सो शॉर्ट के अंदर आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जियोमॉर्फोलॉजी पूरा डिपेंड है, तो वो कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताया गया है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कि कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होती है और कुछ लॉज होते हैं जो आज जो हमेशा से कुछ प्रोसेसेस, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमेशा से पहले समय से होते हुए आ रहे हैं, वो अभी भी चालू है। पर जो हो सकता है कभी कि जो पहले होते हुए प्रोसेस जो पहले होते थे उसकी इंटेंसिटी आज से शायद कम हो, या तो जो पहले प्रोसेसेस होते थे और आज के कंपैरिजन में वो प्रोसेसेस उनमें इंटेंसिटी कुछ कम हो या उनमें कुछ ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है W.D. थॉर्नबर्ग, इसने दिया था। जियो इस कॉन्सेप्ट के बारे में उसने फॉर्मलाइज किया था। और अ, ये जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस है, ये बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्डरली प्रोसेस में होता है, एकदम सिस्टमैटिकली होता है ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट। इसके लगभग 9 कॉन्सेप्ट्स है और 9 कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैसिस। तो बेसिकली आप लोगों को इससे क्या समझता है कि जो भी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो पहला लॉ ये बताता है कि एनी चेंज अफेक्टेड बाय एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इज सुटेबली कंपनसेटेड इन फॉर्म ऑफ अदर नेचुरल चेंजेस। तो जो भी एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस होती है जो अंदर से आती है, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो बाहर से लगती है इसके ऊपर, तो वो कोई ना कोई फॉर्म में वो जो फोर्सेस लगती है उसको कंपनसेट किया जाता है उसको। कोई तो भी जब कुछ इम्पैक्ट होगा, अगर समझ लो आपके ऊपर अगर मीटोरेटिक इम्पैक्ट हो रहा है, ये क्या है, बाहर से कोई फोर्स आके आपको इम्पैक्ट करे, तो उसका जो फोर्स लगेगा उसके कारण कुछ तो कुछ इफेक्ट होगा। तो ये जो मीटोरेटिक इम्पैक्ट का जो फोर्स है, इसको ये पहला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो फोर्स लग रही है उसके कारण कुछ ना कुछ नेचुरल चेंजेस होंगे। जैसे हमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जब डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ था तो ऊपर से एक मीटोराइट आया था, और मीटोराइट इम्पैक्ट के कारण क्या हुआ था, कुछ नेचुरल चेंजेस हुए थे। नेचुरल चेंजेस क्या, जो एक साइड में ये जो स्पीयर है, हमारा जो अर्थ है, ये एक कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड ऐसा भी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पीयर है, यहाँ पे अर्थ के ऊपर यहाँ पे मीटोराइटिक इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि यहाँ से जितना भी मैग्मा था, ये अपोजिट साइड में इतना उसका हैवी इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ से उनका वॉल्केनिक इरप्शन चालू हो गया ऑपोजिट। तो इस साइड में जितने डायनासोर्स थे वो तो मरे ही, पर इस हेमिस्फेयर के जितने भी थे वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी यहाँ पे मरे। तो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड किया गया है, तो ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो फॉर्मुलेट किया गया है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म इज रिफ्लेक्टेड इन देम। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कुछ भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, ये एक डोमिनेंट फैक्टर प्ले करता है कि किस कोई भी चीज, अगर कुछ लैंडफॉर्म हुआ है यहाँ पे बना है, कुछ भी किसी चीज का लैंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो, तो इसके पीछे कोई ना कोई जियोलॉजिकल इम्पैक्ट था या तो अगर यहाँ पे अगर समझ लो कुछ फॉल्ट बना है, अगर फॉल्ट बना है तो फॉल्ट क्यों बना है, तो उसके पीछे जियोलॉजी क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये बताता है आपको। थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है, थर्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लीव देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट्स अपॉन लैंडफॉर्म्स एंड ईच प्रोसेस डेवलप इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि कोई भी जियोलॉजिकल प्रोसेस अगर होती है तो उस जियोलॉजिकल प्रोसेस वो एक अपना डिस्टिंक्टिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। अगर मीटोराइट का इम्पैक्ट हुआ है तो वहां पे आपको एक ऐसा सर्कुलर डिप्रेशन देखने को ही मिलेगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक ये है इसका कि मीटोराइट इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। अगर वहां पे कुछ माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट हुआ है, अगर आपका प्लेट एक दूसरे से कोलाइड हुए, तो वहां पे सबसिडेंस दिखेगा, वहां पे माउंटेन्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ ये उसका पर्टिकुलर एक इम्पैक्ट, एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स है कि सब्सिडेंस के दौरान हमको क्या क्या मिलेंगे वहां पे। सब उनका अगर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट है वहां पे ओफियोलाइट्स मिले, ये सब चीजें एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है हमको कि इसके पहले यहाँ पे सब्सिडेंस हुआ था या इसके पहले यहाँ पे मेटेरोटिक इम्पैक्ट हुआ था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताता है। अगर
आप देखना चाहोगे तो जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसके कारण क्या 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 फॉर्मेशन हुआ था। जैसे अगर रिवर देखोगे तो रिवर में से क्या क्या फॉर्मेशन होता है। वाटर अगर देखोगे आप तो स्पेसिफिकली वाटर के कारण, तो उसके कारण वाटरफॉल होता है, उसके कारण मियांडर्स बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, बार्स बनते हैं। तो ये सब हम लोग चीजें देखेंगे, ये सब क्या होता है। अगर विंड आती है स्पेसिफिकली, तो विंड के कारण वो विंड क्या छोड़ के जाता है या क्या स्ट्रक्चर बनाता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो विंड अगर देखोगे तो विंड स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, सैंड ड्यून्स बनाता है और वेंटिफैक्ट्स बनाता है, लियोसिस बनाता है। तो ये सब चीजें विंड की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अगर ग्लेशियर देखोगे तो ग्लेशियर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो उसके हॉलोज हो गए, तो अलग अलग थर्म क्लास कास्ट हो गया। तो ये सब चीजें ग्लेशियर के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो ये हमको थर्ड कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग आएंगे तो फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है, फोर्थ कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि एज द डिफरेंट जियोलॉजिकल एजेंसी एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, देयर प्रोसीजर्स देयर produces a sequence of landform having distinctive characteristics at their successive stages of their development. सो जैसे कुछ अगर ये लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर किसी चीज के कारण अगर तुम्हारा फोल्ड बना है, तो इसके पीछे कोई तो भी जियोलॉजिकल एजेंसी एक्ट कर रही होगी जिसके कारण ये फोल्ड बना है। अब फोल्ड के बाद एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सब फोल्ड के अलग अलग टाइप से इसके बाद बनता है। एक सिंपल फोल्ड हो गया, फिर ओवरटर्न। तो ये सब चीजें एक स्पेसिफिक इवेंट पे आते हैं कि सबसे पहले फोल्ड बनेगा, फिर टाइप 2 फोल्ड आएगा। तो ये सब अलग अलग एक सीक्वेंस वाइज आता है। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिफ्थ कॉन्सेप्ट पे। तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमको क्या बताता है, द जियोमॉर्फिक स्केल इज अ सिग्निफिकेंट पैरामीटर इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। तो जियोमॉर्फिक स्केल अगर आप देखोगे तो ये जो है जियोमॉर्फिक स्केल जो है, अगर आप टाइम स्केल देखोगे तो ये टाइम स्केल बनाया है उस हिसाब से गया है कि जिस हिसाब से यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो अलग अलग इवेंट्स हुए थे उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो जियोलॉजिकल स्केल के ऊपर जितने भी ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म, ये सब स्केल के ऊपर, पर्टिकुलर स्केल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बताया गया है कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमको ये बताता है, अ सिंपल जियोमॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन मे बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन लैंडफॉर्म एवोल्यूशन। एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हमको सिंपल ये बताता है कि एवोल्यूशन जो हुआ था, इन साइंटिस्ट लोगों ने एक फॉर्मूला निकाले उसका। तो फॉर्मूला दिया गया है एफ कांस्टेंट पी डॉट एम डॉट डी टी। तो ये एफ जो है, एफ होता है तुम्हारा लैंडफॉर्म पैरामीटर, ये है तुम्हारा कांस्टेंट। पी जो है, पी हो गया तुम्हारा प्रोसेसेस, एम डिनोट करता है मटेरियल को, dt डिनोट करता है टाइम स्पैन को। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फॉर्मूला आपको दिया गया है कि सिर्फ इसमें सिर्फ फॉर्मूला बताया गया है। उसके बाद जो सेवेंथ कॉन्सेप्ट है, सेवेंथ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमको बताता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी। So this basically tells you that action of more than one agency जैसा हो गया। और अगर आपको बोलना चाहे कि इरेगुलरिटी इन प्रोसेसेस अगर आप बोलोगे, या तो पॉलीसाइक्लिक प्रोसेसेस बोलोगे, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो गया आपका, स्पाशियल एवोल्यूशन वेरिएशन हो गया लैंडफॉर्म में। तो सिंपल यही चीज बताता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी एक्शन के साथ इसके साथ और बढ़ती जाती है एवोल्यूशन के साथ। जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद एट जो कॉन्सेप्ट है, एट कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि लिटिल और द अर्थ्स टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्जरी एंड मोस्ट ऑफ इट इज नो ओल्डर देन प्लियो प्लिस्टोसीन। सो इसमें ये बताया गया है कि जो भी अर्थ का टोपोग्राफी जो भी बना है, ये सब तुम्हारा टर्जरी जो है, टर्जरी से पुराना है। पूरा जो चीज बने टर्जरी से पुराने हैं। और जो तुमको अभी लेटेस्ट में जो दिख रहे हैं वो प्लिस्टोसीन जो हो गया, प्लिस्टोसीन के बाद में तुमको जो स्ट्रक्चर्स है ये उससे ओल्डर नहीं मिलेंगे तुमको। सबसे ज्यादा पुराने अगर तुमको पुराने मिलेंगे तो टर्जरी के पहले ही, मोस्ट ऑफ द अर्थ पे जितना भी तुमको दिख रहा है वो तुमको टर्जरी के पहले दिखेंगे। ठीक है।
सो उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट नंबर 9। तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 बताया गया है कि ईच क्लाइमेट टाइप प्रोड्यूस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्लाइमेट टाइप्स, हर एक क्लाइमेट के उसके अलग अलग लैंडफॉर्म्स तैयार करेंगे। सो जैसे वेदरिंग है तो वेदरिंग का उसके अलग लैंडफॉर्म्स होंगे, इसका अलग लैंडफॉर्म। अगर विंड, अगर आपका वाटर आ रहा है तो वो आपका एक अलग लैंडफॉर्म तैयार करेगा। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। तो अभी जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है आपका वेदरिंग और इरोजन। ओके, सो वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग एंड इरोजन के अंदर बेसिकली दो पार्ट आते हैं। एक आता है तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा आता है तुम्हारा केमिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो वेदरिंग के अंदर कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से जो फैक्टर्स है, सबसे पहला पहला आता है तुम्हारा एब्रेशन। एब्रेशन में आप लोगों ने सुना होगा कि एब्रेशन क्या होता है। ये बेसिकली एक जनरल प्रोसेस है रॉक्स के ब्रेकडाउन का। जब किसी भी रॉक के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है या कोलिजन होता है दूसरे फ्रैगमेंट्स के द्वारा, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एब्रेशन। सो एब्रेशन का अगर डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशन ये है कि द जनरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट, कोलिजन, ग्राइंडिंग, स्क्रबिंग एक्सेट्रा बाय द एक्शन ऑफ वन और मोर फ्रैगमेंट्स, जिसको हम लोग फ्रैगमेंट्स को हम लोग टूल भी बोल सकते हैं, ऑन अनदर रॉक which is mostly the rock being weathered. So अगर ये आपका एक रॉक का टुकड़ा है बड़ा, ओके, ये आपका एक रॉक का टुकड़ा है। तो अगर समझ लो ये एयर में से आपके ड्यू टू विंड आपके यहाँ पे ये हो गए, समझ लो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे रॉक फ्रैगमेंट, ये क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये टकराएंगे, इम्पैक्ट करेंगे इसके ऊपर, इस पे इम्पैक्ट करेंगे। तो इसके इम्पैक्ट के कारण क्या होता है, ये जो रॉक है, ये रॉक धीरे 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 वेदर होते जाता है। यहाँ से ऐसे धीरे 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 ये वेदर होते जाए, यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पे अगर इम्पैक्ट किया तो इम्पैक्ट के कारण यहाँ पे वेदर होते जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पे आएंगे, वो है तुम्हारा एट्रिशन। एट्रिशन मतलब क्या? एट्रिशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा था यहाँ पे छोटे छोटे रॉक फ्रैगमेंट्स जो है वो आके इस बड़े रॉक को टकरा रहे थे, और उस टकराने के कारण यहाँ पे जो बड़े रॉक है उसकी वेदरिंग हो रही थी, उसका यहाँ से इरोजन हो रहा था बेसिकली ऊपर वाले से। सो एट्रिशन में होता क्या है, ये जो रॉक फ्रैगमेंट्स है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये रॉक फ्रैगमेंट सिर्फ आके इसको टकराएंगे, नहीं। ये रॉक फ्रैगमेंट्स क्या होता है, ये एक समझ लो रॉक फ्रैगमेंट है, ये एक रॉक फ्रैगमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, और एक दूसरे से टकराने के बाद ये खुद दो हिस्सों में टूट जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। सो द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक फ्रैगमेंट्स ड्यू टू कोलिजन विद अनदर फ्रैगमेंट हेल्ड विद इन द सेम एजेंसी। सेम एजेंसी बोले तो आपका विंड है, अगर विंड है तो विंड के अंदर ही अगर एक फ्रैगमेंट जो हो गया ये दूसरे फ्रैगमेंट को टकरा रहा है, तो उसको हम लोग उसके कारण जो ये रॉक का ब्रेकडाउन हो रहा है फ्रैगमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। उसके बाद आता है थर्ड तुम्हारा फ्रॉस्ट ब्रेजिंग। फ्रॉस्ट ब्रेजिंग क्या होता है, अगर समझ लो ये रॉक है, ये रॉक के अंदर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे समझ लो यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा था, एब्रेशन हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा एक इसमें एक दरार आ गई। ठीक है, तो ये दरार क्या होती है, इसके अंदर और विंड जाएगी, यहाँ पे विंड जाएगी, विंड जाते जाते क्या होता है कि ये कोई भी चीज़ है इसको ना, और ये ऐसे फैलाते फैलाते जाती है ऐसे अंदर तक। तो जितना भी ये है बेसिकली इसको थोड़ा सा क्रैक कर देगी, फिर और अंदर इसके पार्टिकल जाएंगे, उसको फिर वो और क्रैक करते जाएंगे, क्रैक करते जाएंगे, तो ऊपर का जो सर्फेस है वो थोड़ा बड़ा होता जाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ऐसे एक्सपैंड होते जाता है, ऐसे नीचे की साइड में ऐसे एक्सपैंड होते जाता है ये रॉक। क्यों होते जाता है, फैलते जाता है ये ऐसा, बिकॉज इसके अंदर फ्रैगमेंट चले गए, पार्टिकल्स चले जाते हैं, और बाद में वो एजेंसी के कारण विंड वगैरह हो गया। तो उसके कारण अगर समझ लो आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी कोई चीज कूल होने पे क्या करती है, हॉट होने पे क्या होती है, जब एक्सपैंड कब करती है, कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, हीट हुए तो एक्सपैंड करती है। तो समझ लो अगर इसके अंदर आपका गर्म हवा चले गया, पहले गर्म हवा चले गई, तो गर्म हवा जाएगी तो क्या होगा, ये वो उसको और एक्सपैंड करेगा। समझ लो उसके अंदर कुछ ठंडा मटेरियल गया, ठंडा मटेरियल गया पहले, यहाँ पे समझ लो ठंडा मटेरियल कुछ, एक मिनट में आपको इसमें और इसमें बता, तो यहाँ पे अगर आपको ये येलो कलर का आपका कुछ बहुत ठंडा मटेरियल है चला गया, सो उसके कारण क्या, वो ठंडा है, अभी वो इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बट बाद में जब वो हीट होने पे जब एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा बेसिकली,
हीट होने पे एक्सपैंड करेगा तो क्या करेगा, ये पुश करेगा क्योंकि इसको अपनी जगह चाहिए उतनी, तो ये पुश करेगा तो क्या होता है फिर ये और थोड़ा फैलते जाता है, तो ऐसे फैलते फैलते ये एक फ्रॉस्ट वेज बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। ठीक है, तो